हेलो एवरीवन। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी स्मार्ट क्लासेस में। आज की ये क्लास जो है, जैसा कि आपने देख रखा होगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, भारतीय इतिहास से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले काफ़ी सारे सेशन मैं ले चुकी हूँ जिसमें अलग अलग टॉपिक हैं, इवन कुछ में मिसकेलेनियस वाले भी टॉपिक्स हैं। आप प्लीज़ उनको जा कर के प्लेलिस्ट में ज़रूर चेकआउट करें। उसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से ये पूरी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं, तो आप लोग अब ख़ास करके प्रैक्टिस सेशन पे काफ़ी अपना समय दीजिए। यहाँ से जो टॉपिक आप लोगों को निकल के आते हैं, सपोज़ मैंने मुग़ल काल या मराठा या किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन आपसे पूछा, देन आपको पता है कि हाँ, ये एक टॉपिक मुझे कवर करना है जो मुझे यहाँ यहाँ इस सेक्शन से कवर नहीं किया हुआ है मैंने। तो ये चीज़ आपको ही करनी है और प्रैक्टिस के थ्रू आपको पता चलेगा कि किस पार्ट में आप कमज़ोर हैं, किस पार्ट में आपको अब ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। यहाँ हमारी क्लास स्टार्ट होती है। देखते हैं आगे आज का पहला क्वेश्चन। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? बिल्कुल, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए जानना कि भाई एक ऐसा राज था। बाकी सबसे तो अकबर के कहीं वैवाहिक संबंध स्थापित हो रहे थे और कहीं वैसे जो है राजनैतिक संबंधों के आधार पर अकबर ने उनको मिलाया था, लेकिन एक राजपूताना था जो अकबर की अधीनता जो है स्वीकार करने के हक में नहीं था। और आपको पता है कि उन्हीं से लड़ाई भी हुई थी अकबर की, महाराणा प्रताप जहाँ के राजा थे। तो मेवाड़ जो था वो बिल्कुल भी इनके इसमें हक में नहीं था आने के अंडर में। तो मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की। वहाँ के शासक जो थे वो राणा प्रताप लंबे समय तक मुगलों से लड़ते रहे और उनकी मृत्यु के बाद जो उनका पुत्र था राणा सांगा, पुत्र राणा अमर सिंह, ओके, ये देखिए राणा सांगा नहीं है, राणा अमर सिंह है। तो ये जो है ये 1615 में जाके जहांगीर से संधि कर लेंगे दैट भैया हमें लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, इतने साल से हम लड़ रहे हैं, अब बस करिए। और हमारे पिताजी ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ ली वो बहादुर थे। तो खैर जो भी है, तो 1615 में जहांगीर से संधि किसने करी है? राणा अमर सिंह ने। किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था चिश्ती सूफी संत का किसका था और अकबर के कहाँ ज़्यादा विजिट करता था? अब जिन लोगों ने जोधा अकबर देख रखी है वो तो इसका आंसर बहुत फटाफट दे पा रहे होंगे। मूवी देखने में भी थोड़ा दिमाग चाहिए पड़ता है, मतलब थोड़ा कॉन्शियस होकर देखनी पड़ती है, क्योंकि फिर अक्सर क्या होता है उसमें भी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं तो आपको समझ नहीं आता। भाई हमें पता है सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती अकबर के मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उनका प्रभाव अकबर पे था और अकबर बहुत मानता था उनको, उनकी दरगाह पे अक्सर जाता था। बल्कि जब अकबर को कोई पुत्र नहीं हो रहा था और उनका ये था कि भाई अब राज कैसे आगे बढ़ेगा और कोई वारिस नहीं है, तो बार बार अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाता था दुआ करने। तो उनको फिर बाद में उसको जो है वहाँ पे ये ख्वाब आया, ऐसा कहा जाता है कथाओं में कि उसको ख्वाब आया और उसको पता चला कि नहीं, उसकी जो चिश्ती साहब है उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ से ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, आप शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाइए। तो जब वो वहाँ से उसको आशीर्वाद मिला उनकी दरगाह से, और तभी अब उसने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था जो बाद में जहांगीर नाम से फेमस हुआ। ठीक है, अब ये सूफी मत में बहुत आस्था थी अकबर की, उसने चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया। सबसे अधिक आप कह सकते हैं सूफी संतों जितने भी संप्रदाय थे, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, चिश्तिया, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो आप लिबरल कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा उदारवादी दृष्टिकोण चिश्तिया संप्रदाय का था। और सबसे कट्टर आपका नक्शबंदी सिलसिला था। वो सब जब आप भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन पढ़ते हैं तो वहाँ आपने इसमें पढ़ रखा होगा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। उसके अतिरिक्त वो समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दर्शन हेतु भी जाता था, जो मैंने आपको अभी बताया। ओके, ये ऐप हमारा डाउनलोड करना है आपको, इसके बारे में जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं, निम्न में से किसे भारत का सादी कहा गया है? हिस्ट्री के ही ज़्यादातर क्वेश्चन है, उसमें से भी हम मेडिवल इंडिया पे अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो भारत का सादी किसे कहा गया आपने बताना है। अमीर हसन, अमीर खुसरो, अबू तालिब, चंद्रा भान, ब्राह्मण। तो भाई भारत का सादी जो है वो उनकी गज़लों के लिए बोला गया है किसे? अमीर हसन देहलवी को। ठीक है, अमीर हसन देहलवी को भारत का सादी कहा गया है। और बहुत अच्छी गज़लें, बहुत उम्दा किस्म की गज़लें, कभी फुर्सत में गूगल करिएगा, देखिएगा। तो इसकी वजह से इनको भारत का सादी कहा गया है।
निम्न में से किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? जब आप कोई अच्छी बुक सॉल्व करने बैठते हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट, तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा यूपीएससी, एलडीए, यूडीए वगैरह में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो ये मुगल शासक ऐसा जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ हो, तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। आपको बता दूं आंसर डी है इसका। औरंगज़ेब जो थे भाई, इनका 2 बार राज्याभिषेक इन्होंने अपना करवाया था। पहला तो इन्होंने 1658 में कराया राज्याभिषेक दिल्ली में। उसके बाद इन्होंने अपने भाई को फाइनली हराने के बाद 1659 में, और अच्छा इनका असली नाम पूछा जाता है तो वो ध्यान रखिएगा, अब्दुल मुज़फ़्फ़र मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि। जो उपाधि ली थी वो ध्यान रखना है, नाम तो इनका मोहम्मद औरंगज़ेब था, लेकिन जो उपाधि ली थी इन्होंने, एक सेकेंड, ओके, ये आलमगीर पादशाह गाजी ये उपाधि थी जो इन्होंने अपने आप को दी थी। इसके बाद जब आप देखेंगे उत्तर मुगल काल में, तो इनका जो मतलब जो वारिसी कह सकते हैं, जो उनमें से जब आप फ़ारूक से और जहांदार शाह पढ़ते पढ़ते आप आगे जाएंगे तो आलमगीर द्वितीय एक मुगल बादशाह आपको मिलेंगे। तो वो आलमगीर द्वितीय जो है वो अपने आप को औरंगज़ेब के ही वो मान करके आलमगीर, वहाँ से उन्होंने उपाधि ली थी, किसकी? औरंगज़ेब की। तो ये आलमगीर उपाधि जो है वो औरंगज़ेब की थी, ध्यान रखिएगा। मुग़लों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया था। देखिए, मुग़लों ने हो या दिल्ली सल्तनत की बात करें, सुल्तानों की बात करें, नवरोज़ जो है वो अपनाया गया था। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में आपको पता है बलबन ने स्टार्ट किया था, फ़ारसी त्यौहार था ये, ठीक है। सबको यहाँ पे आंसर पता होगा, आई एम श्योर सब लोग टिक कर पा रहे होंगे। पारसियों का त्यौहार था नवरोज़, ठीक है। तो ये मुग़लों ने भी वहीं से इसको अडॉप्ट किया था। अच्छा, औरंगज़ेब ने ये सारे त्यौहार और ये प्रथाएं जो फ़ारसी प्रथा थी, जैसे सिजदा, पबोज़ और ये सब बंद करवा दी थी, ध्यान रखिएगा। नवरोज़ का त्यौहार ईरान से लिया गया है, ये एक राष्ट्रीय त्यौहार था। ये उन दिनों तक मनाया जाता था, मुग़ल काल में इसका 19 दिनों तक मनाया जाता था। वही मैं सोचूं, इसमें मिस्टाइप हुआ है, 19 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार था। मुग़ल काल में इसका बहुत महत्व था। इसे मनाने के लिए बहुत पहले से ही व्यवस्था भी की जाती थी। समझिए कि कितना ज़्यादा इसका महत्व रहा होगा, काफ़ी दिन पहले से इसके जश्न की तैयारियाँ होने लग जाती थी उस ज़माने में। चलिए, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। यहाँ मैंने जब हिस्ट्री की क्लास ली थी, मैंने स्टूडेंट्स को समझाया हुआ है बार बार कि देखिए, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो, कुछ शब्द ऐसे हैं वहाँ पे जो टर्म्स आ जाते हैं जो अलग अलग टाइप के, उनको मतलब पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हर टर्म अलग अलग बात के लिए होता है, प्रयुक्त होता है, और उसके लिए मतलब एक टर्मोलॉजी है, ठीक है। वो ही चीज़ें हैं जो निकल के आती हैं, इसके लिए क्या प्रयुक्त होता था, फला चीज़ के लिए क्या शब्द होता था, या इस शब्द का क्या ये मतलब था। तो यहाँ बेसिकली फवाजिल जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान नहीं, फवाजिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वेतन के बदले में निर्धारित माल गुजारी, ये भी नहीं है। इक़्तिदारों द्वारा सरकारी ख़जाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, ये इसका सही आंसर है। जिन लोगों ने मेरी क्लास ली हुई है उनको मैंने बताया था और लिखवाया था। तो सॉरी, तो इक़्तिदार जो थे, जो वसूली करते थे इक़्ता से वो जो अतिरिक्त राशि जो वसूल करते थे, जिसका कि कहीं मेंशन नहीं होता था, वो एक्स्ट्रा बचती थी, उसको वो सरकारी ख़जाने में जमा करते थे। अतिरिक्त राशि जैसे कि अतिरिक्त जगहों से उनको मिल गई, आय हो गई, जैसे कहीं लूटी हुई धनराशि, इस तरह की कोई चीज़ उनको मिल गई जो सोर्स मतलब उसमें नहीं आती थी कि नहीं ये हमें वसूलना है, उनको बाय चांस मिल गई या किसी एक्स्ट्रा उसकी वजह से मिल गई। तो खैर जो भी था, अतिरिक्त राशि थी जो इक़्तिदार सरकारी ख़जाने में जमा करते थे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखिए, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम, उसके बाद किस सुल्तान का शासनकाल था जिसने अपने शासनकाल के दौरान जो है बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित करवाया। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो अलाउद्दीन मसूद शाह जो था, उस सुल्तान के समय बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। नाम देखते हैं बगदाद के खलीफा का। देखिए, बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तशीम थे, ठीक है, ये इनका नाम है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको याद रख सकते हैं, कहीं पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। अब 1242 से 58 तक खलीफा रहे थे ये। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम था, जो
1226 से 42 तक रहे थे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपसे हर सुल्तान के उसमें नहीं पूछेगा कि किस सुल्तान ने किस बगदाद का खलीफा, पहला और आखिरी, ये 2 चीज़ें बस याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो हाँ, ये क्वेश्चन जब आप इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे तो मेंशन है वहाँ पे क्लियरली, क्योंकि जब वो लड़ाई लड़ रहा था तो उसने जो है उसको मतलब वहाँ के जो सूबेदार, जो सूबे के जो है जो सूबेदार था, जो वहाँ का उसमें शासक था, उसको हरा करके वहाँ अपना सूबेदार नियुक्त किया था, मलिक जानी, ठीक है। मलिक जानी जो है वो सूबेदार था, कहाँ, बिहार में। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में टेलिया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया था, ठीक है। ये है एवाज, ये जो है मतलब सल्तनत काल में ये अफगानों के उसमें नहीं आता था, ये अलग टाइप का जो कह सकते हैं स्वतंत्र रियासतें थी, उस टाइप का आप कह सकते हैं। उसको पराजित करके वहाँ पे अपना सूबेदार नियुक्त करा और फाइनली बिहार में भी इनका अपना नियंत्रण हो गया था, किसका, सुल्तान इल्तुतमिश का। तो ध्यान रखिएगा, मलिक जानी जो है वो बिहार का सूबेदार था। चंगेज़ खान का वास्तविक नाम, भाई ये तो बहुत ज़रूरी है। चंगेज़ खान सल्तनत काल में बहुत ज़्यादा बड़ा सरदर्द रहा है सुल्तानों के लिए। तो चंगेज़ खान का मूल नाम जो है बहुत से लोग जान रहे होंगे, तेमुचिन बोलते थे इसको, तेमुचिन भी इसका जो है असली नाम था चंगेज़ खान का। चंगेज़ खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। उसका वास्तविक नाम तेमुचिन था, ठीक है, तेमुचिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनी के हमले के बाद, क्योंकि उसका जो है लूटपाट के बाद जो सरकार जो खजाना जो वो लूट के ले गया था, उसके बाद काफ़ी क्षति हुई थी मंदिर को। तो किस शासक ने जो है वो पुनर्निर्माण करवाया। तो देखिए, भीमदेव प्रथम। जो लोग इसका पढ़ चुके हैं वो एकदम उनको ऑप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। भीमदेव प्रथम जो थे उन्होंने पुनर्निर्माण कराया था और इन्हीं के शासनकाल में महमूद गजनी का आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पे। ओके, तो ये थे भीमदेव प्रथम। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम ही था। जब वो अतुल्य संपत्ति को लूट करके वापस लौट गया, उसके जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे। अब भाई कर्नाट वंश जो है, ये सब जो है दक्षिण भारत के कुछ इम्पोर्टेंट वंश हैं, और ये छोटे छोटे वंशों में ही पूरा जो है, बीच में एक समय ऐसा आया था जब एंशिएंट हिस्ट्री अपने आप में एक छोटे छोटे वंशों से जो है ज़्यादा वो हो रही थी, और हमको अब वही मजबूरी में हमको वो पढ़ना पड़ता है। मजबूरी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, लेकिन आप लोग मेरे से सहमत होंगे बहुत से लोग कि एंशिएंट हिस्ट्री को जितना बिखरा फॉर्म में, मतलब जितनी बिखरी हुई है एंशिएंट हिस्ट्री, उतना आगे के मेडिवल और मॉडर्न आपको काफ़ी कंसाइज फॉर्म में मिलेंगे और काफ़ी ईजी होता है उनको पढ़ना, जितना कि एंशिएंट को। तो भाई कर्नाट वंश का संस्थापक बताइए। नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव और हरिदेव। इसमें नान्यदेव जो है वो सही ऑप्शन है, नान्यदेव, ठीक है। नान्यदेव थे, महान योद्धा थे और कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। ये पूरा वो वाला रीजन आप जानते हैं जहाँ सिमरावगढ़ और ये सब महाराष्ट्र के पास वाला रीजन, आसपास वही वाला क्षेत्र है ये। और इस शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको, कर्नाट वंश को। ये भी पॉइंट ऐड कर लीजिएगा अपने जो है नोट्स में। गौडवहो के रचयिता थे। तो गौडवहो जो रचना थी उसके रचयिता बताना है। चलिए, ये रचनाकार रचयिता जो है से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और खास करके एंशिएंट इंडिया के। तो हरिशेर, आर्यभट्ट, वाकपति और बाणभट्ट जो है इसका सही आंसर है वाकपति। गौडवहो के रचयिता वाकपति थे। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। गौडवहो कन्नौज के राजा यशोवर्धन के राजाश्रित कवि वाकपति की रचना है। अब अच्छा देखिए, एक पॉइंट आपको और मिल गया कि वाकपति जो है किसके राजाश्रित कवि थे या किसके कवि में दरबार में रहते थे। तो राजा यशोवर्धन जो कन्नौज के राजा थे उनके। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। अगेन टर्मिनोलॉजी आ रही है बार 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 बार, इसको नोट कर लीजिए। अगर ये टॉपिक आपसे रह गया है तो इसको प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा। मेडिवल और एंशिएंट, इन दोनों में ये टर्मिनोलॉजी बहुत काम आती है, ठीक है। अर्घट्टा किसे निरूपित करता है बताना है। बंधुआ मजदूर, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र, कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। जो लोग इसका आंसर सी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सिंचाई से रिलेटेड शब्द है। अर्घट्टा जो है वो सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र,
को अर्घट्टा जो है उसको निरूपित करता है। ठीक है, ये था। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, जिसमें से हमारा लाइव जो कोर्स चल रहा है वो है म्यूज़िक का TGT PGT। और अब क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आप लोग बिना देर किए एक सही डिसीजन लेते हुए अपने जो है उसमें कोर्स में इनरोल करिए अपना नाम। और बाकी की जो भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी है अबाउट डिस्काउंट, अबाउट एनीथिंग, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर जो आपके स्क्रीन के नीचे आपको दिख रहा होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जेजाक भुक्ति, ठीक है, प्राचीन नाम था। तो भाई बुंदेलखंड वालों आंसर बताओ। जेजाक भुक्ति जो है वो प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। जब ये आला उदल वाली स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी है जहाँ पे, तो वहाँ आपको पता है जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। ठीक है, और ये चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर ही जेजाक भुक्ति कहलाया था। ठीक है, अब ये चंदेल वंश सबसे ज़्यादा यहीं फला फूला बुंदेलखंड हो गया, आपका मध्य प्रदेश वाला रीजन हो गया, तो ये चंदेल वंश के ही संस्थापक के पोते थे जयसिंह या जेजा। आगे बढ़ते हैं। निम्न शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर कूट के चयन से दीजिए। तो सीक्वेंस लगाना है, सबसे पहले से लेके सबसे बाद वाले। विद्याधर, धंग, यशोवर्मा और कीर्ति वर्मा। तो यहाँ देखिए यशोवर्मा जो है वो आपके इन सब में से पहले है, उसके बाद आपके विद्याधर बाद में, फिर है धंग। ठीक है, उसके बाद धंग के बाद आप देखेंगे विद्याधर, और कीर्ति वर्मा जो है सबसे लास्ट में आएंगे। तो अब उस हिसाब से आपका ऑप्शन जो है होना चाहिए 3 2 1 4, 3 2 1 4। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है हमारा कूट है। ठीक है, ये है एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट से थोड़ा सा टफ हो जाता है काल वगैरह निकालना, क्योंकि किसी किसी राजा का तो मेंशन ही नहीं है किस पीरियड से किस पीरियड तक उन्होंने राज किया। लेकिन अब क्योंकि ये थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर है, तो जो लोग उसको अच्छे से क्रैम कर चुके हैं वो बता चुके होंगे इसका आंसर। अब देखिए यशोवर्मा 930 से 950 ईस्वी, धंग उसके बाद आते हैं 950 से 1002 तक, उसके बाद विद्याधर 1019 से 1029 तक, और कीर्ति वर्मा आपके सबसे सीक्वेंस में सबसे लास्ट हैं। ये कीर्ति वर्मा 1060 से 1100 ईस्वी तक राज करते हैं। निम्न साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्तकाल में लिखी गई थी? इनमें से कौन कौन सी आपको बताना है गुप्तकाल के दौरान जो है गुप्तकाल में लिखी गई किताबें हैं। तो अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। तो जैसा कि आप सही बता पा रहे होंगे भाई, अमरकोश भी है, उसके बाद कामसूत्र भी है, मेघदूत भी है और मुद्रा राक्षस भी है। तो उस हिसाब से अल्टीमेटली आंसर हुआ 1 2 3 4। ये सारी की सारी भाई गुप्तकाल में ही लिखी गई हैं। इनको देखिएगा, इनके रचयिता अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश, वात्स्यायन कृत कामसूत्र और कालिदास की मेघदूत जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी। ये सारी की सारी रचनाएं गुप्तकालीन हैं। अब आप गुप्तकाल जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो किसी अच्छी बुक से जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे लास्ट में बाकायदगी से एक पन्ना दिया होगा, पेज दिया होगा, जिसमें सारी उनकी रचनाओं का जो उस दौरान लिखी गई हैं और कवियों जिन रचनाकारों द्वारा लिखी गई हैं वो सब वहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, तो गुप्तकाल और मौर्यकाल ये दो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं जल्दी में, तो तब भी ये दो चैप्टर मैं कहूँगी कि आप ना छोड़ें। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये साहित्य है, तो ये कहाँ का साहित्य है ये, क्योंकि धार्मिक कविताएं इसमें जो है संकलित हैं। तो भाई जो तमिल है, तमिल में ही संकलित है कुरल। और ये देखते हैं इसमें क्या है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबल माना जाता है। सोचिए कितना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दे रखा है वहाँ पे। और लघुवेद माना जाता है, इसे मुक्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना किसने की थी, बस मुझे आपको ये बताना था। तिरुवल्लुवर ने इसकी रचना की थी कुरल की, जिसे तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, चालुक्य, चोल, पांड्य सब पढ़ रखा है आपने। तो भाई वातापी, श्रावस्ती, कांची और कन्नौज आपको पता है। वातापी जो है वही जो इसको बादामी भी कहीं कहीं बोल देते हैं, तो यही जो है चालुक्यों की राजधानी थी। इसीलिए चालुक्यों को देखिए आप आते हैं अक्सर बादामी के चालुक्य, यही ज़्यादा फेमस भी हुए थे। तो वातापी उनकी राजधानी थी, जिसको हम बादामी भी बोलते हैं। और ये कहाँ है आप ध्यान रखिएगा, आज जो है कर्नाटक बीजापुर ज़िले में ये जो है यहाँ पे ये जगह पड़ती है। ठीक है, और इसका संस्थापक कौन था तो ध्यान दीजिएगा, पुलकेशिन प्रथम चालुक्य राजवंश का संस्थापक था और वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि इससे पहले का फाउंडर अगर कोई है
तो उसके ज़माने में कुछ ऐसा बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट नहीं हुआ है। तो हम जब वास्तविक की बात करते हैं, मतलब ये कि जो शक्ति का जो वो किया है, केंद्रीकरण किया है, वो पुलकेशिन प्रथम ने किया है। ठीक है। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए? बसीन की संधि में बार बार, इससे पहले भी आप लोगों को कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ हिस्ट्री में, तो अंग्रेज़ों और बाजीराव दो के बीच में बसीन की संधि हुई थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज़ों के मध्य बसीन की संधि होती है। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन जो है वो सेशन का, जो लोग बोर हो गए हैं वो थोड़ा सांस लेने इत्मीनान की, क्योंकि हिस्ट्री है भाई, बोर हो सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्ज़ा किया। अब देखिए, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्ज़ा किया, ये वो टाइम है जब पंजाब, लाहौर, सिंध पे जब रणजीत सिंह के मरने के बाद उनके जितने भी उत्तराधिकारी थे वो काफ़ी अयोग्य थे। बेसिकली उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी बचा पाते। तो जब वो ख़त्म हुए, लड़ाई शुरू हुई, तो आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1843 में सिंध जो है ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। लॉर्ड एलन बैरो का टाइम याद रखिएगा, किस गवर्नर के काल में हुआ टाइप, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा। तो लॉर्ड एलन बैरो के टाइम में हुआ। सिंध जो है वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, और ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये सब थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन से निकले कुछ और क्वेश्चन मैंने जो आपको बताए, और आपको अब पता चल गया होगा किस टॉपिक पे आपकी कमांड थोड़ी सी ढीली है, तो प्रैक्टिस करना आपको। और आज के सेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए।